हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 14। तो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन में हमने देखा था प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और उसके पहले कुछ और भी चीज़ चर्चा करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पेज पर आपके पास ये सारे कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। डू यू नो वाला बॉक्स है, येलो बॉक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये सारे टॉपिक्स ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, फिर हार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का रिवीजन टाइप का हो जाए फटाफट। तो देखिए एनसीईआरटी ने कुछ येलो बॉक्स में लिखा है, इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले, इफ द एल्वियोलर सरफेस व स्प्रेड आउट, अगर एल्वियोलर सरफेस को हम लोग पूरा एल्विलाई के सरफेस को पूरा फैला दें। ठीक है, जितने भी एल्विलाई का जो स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा था ना एल्विलाई क्या होता है, तो आपने देखा था एल्विलाई के अंदर, दो क्लास आगे पढ़ा होगा, एल्वेलाई क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, अब इनको अगर हम फैला दें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया पूरा बहुत बड़ा है, तो जब उसको फैला दोगे, जितने भी एल्वेलाई सबको खोल दोगे। ठीक है, इवन यहाँ तक कि एल्वेलाई ही नहीं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, सबको ओपन कर दो, जितना भी ये ब्रांचेस बने सबको एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे फैला दीजिए। ठीक है, जब फैलाएंगे, इट वुड कवर अबाउट, इसका एरिया कितना आ रहा है देखो, 80 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, 80 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ रहा है। ठीक है, हाउ मच, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। ठीक है, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडीज, हमारी बॉडी को अगर हम सरफेस एरिया मेजर करें अपनी बॉडी का, ठीक है, एक इंसान की बॉडी का, तो इसका पता है कितना आता है, लगभग 1.8 मीटर स्क्वायर, इतना आता है पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया है, दैट इज 1.8 मीटर स्क्वायर। बट अगर उसमें हम पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो फोल्डिंग्स है एल्वेलाई के अंदर, जो मतलब ब्रांचिंग, उनकी स्टडी करें, सिर्फ सिर्फ एल्वेलाई की स्टडी करें, तो एल्वेलाई का वैल्यू कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 80 मीटर, बहुत ज़्यादा है। समझे बात, मतलब ये बस एक आपको डेटा दिया जा रहा है ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि एल्वेलाई का जो एरिया है बहुत ज़्यादा होता है। समझे, तो कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स। तो जब आपको ये मालूम पड़ता है अच्छा ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके बाद आप ये समझ पाते हो कि कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंट तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस एल्वेलाई का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, ठीक, इतना सारा एल्वेलाई अवेलेबल है गैस का एक्सचेंज करने के लिए। तो इस पॉइंट से आप, या इस लाइन से आप ये समझ पाते हो कि जो एल्वेलाई है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा सरफेस होने मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया होने का ये एडवांटेज है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, या रेट ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पर आप बोल सकते हो ब्रीदिंग का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है कि अगर एल्वेलाई को कंसिडर नहीं करते और सिर्फ डिफ्यूजन से काम चलाते हम लोग, अगर सिर्फ डिफ्यूजन से काम चलाते, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन टू आवर बॉडी, सिर्फ डिफ्यूजन की सहायता से पूरी बॉडी में अगर मुझे ऑक्सीजन को मूव करना होता, हीमोग्लोबिन का सहायता नहीं लिया जाता या किसी और चीज़ का सहायता नहीं लिया जाता, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट कराते, तो कितना समय लगता। इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट किया गया है, अंदाज लगाया गया है, दैट इट वुड टेक अराउंड 3 years, 3 साल लगेंगे कहाँ से कहाँ जाने में, फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। तो लंग्स से टोज में जाने के लिए, लंग्स से टोज में जाने के लिए, मतलब पैर तक जाने के लिए आपको 3 साल लगेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो सिर्फ डिफ्यूजन से ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यू नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसलिए आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। आप इस बात से खुश नहीं होगे आपके पास हीमोग्लोबिन, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, तुम बोलोगे नहीं खुश नहीं है, कुछ तो खुश होने की क्या बात है मतलब अपने पास। ठीक है, तो ये हम इस चीज़ का एहसास दिला रहा है एनसीईआरटी आपको कि आपके पास है, तो आप बोल दो हाँ यस आई एम सो ग्लैड। ठीक है, एनीवेज चलिए ठीक, तो इतना पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए करिए, उसमें क्या ही करना है, एनसीईआरटी में लिख लीजिए जो मैंने लिखा है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस एक बार फटाफट डिस्कस कर ले, मैंने क्लास में सब कुछ करा दिया है वैसे ये सब भी। ठीक है, एक बार आपको बस याद दिला दूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास क्या एडवांटेज है कंपेयर टू
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किस किस रिगार्ड में, किस चीज के ऊपर? विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब किसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जा रहा है, टेरेस्ट्रियल वाले को कि एक्वेटिक वाले को? तो आपका आंसर होगा टेरेस्ट्रियल वाले को। बिकॉज रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एयर से ऑक्सीजन को ले रहा है, और आसपास के एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा आसपास के सराउंडिंग एयर में ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन बड़े आराम से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए टेरेस्ट्रियल वाले को ये सुविधा मिली है, इसके लिए एडवांटेजियस चीज़ है। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के केस में जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुला हुआ है, और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एक मछली है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है सांस लेने में, और इसलिए उसको बार बार तेजी से सांस लेनी पड़ती है, इसीलिए उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर होता है। सब हम लोग पढ़े थे याद, वही सब यहाँ लिखना है आपको, लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स? तो क्या क्या तरीके हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के, ये भी हमने क्लास में पढ़ लिया था। जैसे ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पायरुविक एसिड बनता है, याद आ रहा है? ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे क्या बनता है? पायरुविक एसिड। याद करो, सब नोट्स में लिखाया हुआ है। ये जो पायरुविक एसिड है, इससे आगे चलकर तीन रास्ते बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हो सकता है जैसे कि एरोबिक वाला, और दो हो सकता है एन एरोबिक। याद करिए, नोट्स में था, ठीक है। ये भी एन एरोबिक, ठीक है। ये जो एरोबिक था इससे एटीपी ज़्यादा मिल रही थी, याद करिए, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा था, ठीक। इससे क्या हो रहा था, इन दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक में बन रहा था लैक्टिक एसिड, ठीक है, और एक में बन रहा था इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। लैक्टिक एसिड में दो कार्बन था, इसमें सॉरी लैक्टिक तीन कार्बन था, सॉरी, और इथेनॉल में दो कार्बन था, ठीक है। और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं तो एक बार आपको बस ऐसे ही याद दिला दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। तो सेकंड नंबर भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड पे आ जाओ। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ये भी आप जानते हो, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की सहायता से भी होता है, प्लस वो प्लाज्मा के रूप में भी होता है, प्लस डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। प्लाज्मा क्यों? बिकॉज प्लाज्मा में बहुत सारा वाटर होता है, याद करो, और वाटर जो है उसके अंदर CO2 हाईली सॉल्युबल है, दैट्स वाई CO2 बहुत आराम से घुल जाता है इस प्लाज्मा के अंदर। ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए, इससे क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए आगे देखिए, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज एरिया? ये तो जस्ट अभी बताया आपको मैंने कि लंग्स के अंदर बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, जिससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका सरफेस एरिया जो था वो कितना हो गया था? 80 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रेस्पिरेशन का रेट या ब्रीदिंग का रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब था। चलिए, तो इसको पूरा प्रॉपरली लिख लो ना अपना नोट्स देख देख कर, जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको, मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके। चलो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से आज का प्रॉपर क्लास स्टार्ट है, ठीक है। ये तो बस लास्ट क्लास के रिवीजन एंड क्वेश्चंस थे। चलिए अब यहाँ से तो यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। आपको याद होगा कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट में जो पहला पार्ट है वो है ब्लड, दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल, और तीसरा पार्ट है हार्ट। तो हम लोग सेकेंड पार्ट पर है, इसका नाम ब्लड वेसल है। और ये ब्लड वेसल तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, क्या क्या? तो फर्स्ट नंबर वन, आर्टरी। सिंगल है तो आर्टरी, बहुत सारा है तो आर्टरीज, ठीक है, बहुत सारा तो क्या लिखेंगे? आर्टरीज। सेकेंड नंबर टू, वेन्स। सिंगल है तो वेन, बहुत सारा तो वेन्स। नंबर थ्री, कैपिलरीज। कैपिलरीज
सिंगल तो कैपिलरी, बहुत सारे तो कैपिलरीज, ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। ठीक, अब यहाँ से फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है नंबर वन, आर्टरीज। ठीक है, सिंगल आर्टरी, बहुत सारा है तो आर्टरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी क्या है, आइए शुरू किया जाए। तो नंबर वन, डेफिनेशन के बारे में आर्टरी की बताएगी। तो देखो, बच्चे के साथ ये एक कॉमन मिस्टेक होती है कि वो लोग आर्टरी को जब डिफाइन करते हैं तो वो लोग क्या डिफाइन करते हैं, ऐसा ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे उसको आर्टरी कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, बट आर्टरी का जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है। एग्जैक्टली आर्टरी का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ओरिजिनेट करते हैं, हार्ट से निकलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करके हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से निकलकर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टरीज। और जनरली इनके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, जनरली ऐसा होता है, विथ वन एक्सेप्शन जिसका नाम बहुत फेमस है, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिखना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, arteries are blood vessels that that originate originate फ्रॉम द, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो आर्टरीज ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकलता है। और किसकी तरफ जाता है ब्लड को लेकर, मतलब ब्लड का जो मूवमेंट है वो हार्ट से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट या स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टू टू डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसलिए अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्टली इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। एक्सेप्ट एक ऐसा आर्टरी भी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता बल्कि डीऑक्सी ब्लड कैरी करता है। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। नाम याद कर लेंगे, क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाओ। तो वॉल्स ऑफ आर्टरी आर थिक एंड इलास्टिक, ये याद करने वाली बात है कि जो आर्टरी की दीवारें होती हैं, जो उसकी बाउंड्री होती है वो थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक करने का मतलब क्या है कि वो खींचोगे तो खिंचा जाएगा, रबर जैसा है। ठीक है, आगे देखो, ल्यूमेन इज नैरो। व्हाट इज ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब अंदर की खाली जगह। ठीक है, तो अंदर की खाली जगह मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर सपोज करो ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, एक ट्यूब जैसा मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसकी जो दीवार होगी, दीवार कहाँ पर है, तो मान लो मैं दीवार बनाता हूँ इसकी, तो ये देखो पिंक कलर की मैं इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब जो बाउंड्री बना दिया हमने, तो बीच में खाली जगह है जहाँ से ब्लड या मूव कोई भी चीज़ मूव करेगा। तो ये जो खाली जगह है जहाँ से कोई चीज़ मूव कर रही है, इस खाली जगह को आप क्या कहते हो, तो इस खाली जगह को आप कहते हो ल्यूमेन। ठीक है, और ये जो किनारे किनारे का जगह है इसको क्या बोलते हो, बाउंड्री। जैसे पूरा बोलोगे तो बाउंड्री वॉल। ओके, तो इसकी जो बाउंड्री वॉल होती है दैट इज थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, एंड इसका जो ल्यूमेन है अंदर में, क्योंकि इसकी बाउंड्री वॉल बहुत थिक है, इसकी बाउंड्री वॉल को अगर मैं और भी थिक कर दूं, देखो और थिक कर देते हैं और मोटा कर देते हैं इसको, जितना ये बाउंड्री इसका मोटा बनाओगे आप, लॉजिक समझो, जितना बाउंड्री मोटा बनाओगे उतना अंदर का जगह छोटा होता जाएगा। और अंदर की जगह को आप क्या बोल रहे हो, ल्यूमेन, है ना। तो जितना आप बाउंड्री को थिक करोगे अंदर की जगह उतनी छोटी होती जाएगी एंड उसका ल्यूमेन उतना पतला होता जाएगा। ओके, तो यही बात है, ल्यूमेन इज नैरो। ओके, आगे बढ़ जाओ, चलो नेक्स्ट देखो, ब्लड प्रेशर इज। तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला है, या प्रेशर फॉर्मूला मत ही जाओ आप सिंपल याद रखो कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम है प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, उल्टा है। ठीक है,
तो अब बताओ यहाँ का तो जो बाउंड्री है मोटी बाउंड्री है, तो अंदर का जो ल्यूमेन है उसका एरिया कम है। अगर अंदर के ल्यूमेन का एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर इज हाई। ठीक है, ब्लड प्रेशर एक आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ओके, वेल्व्स क्या होते हैं इसके यार, तो वेल्व्स की बात कर लेते हैं। तो वेल्व देखो, वेल्व्स क्या होते हैं, वेल्व्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ये लिख देता हूँ कि बैक फ्लो में समझाऊंगा आपको, रुको पहले अभी आप लिख लो वेल्व्स एब्सेंट क्या होता है। वेल्व्स थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वेल्व्स के बारे में फिलहाल अभी आप इतना इतना याद कर लो कि वेल्व्स आर एब्सेंट, वेल्व्स आर एब्सेंट। नाउ व्हाट आर वेल्व्स, तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट कॉपी कर लिया जाए। हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं हम लोग वेन्स की बात करते हैं। नाउ वेन्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे आपने आर्टरी का डेफिनेशन पढ़ा वैसे ही वेन्स का भी डेफिनेशन है। तो आपने आर्टरी का क्या लिखा था, ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे ब्लड वेसल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड मूव टुवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस बार उल्टा कर दो, वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे ब्लड वेसल्स, स्टार्ट करो, ब्लड वेसल्स दैट originate originate from different organs या different parts of body and then move towards and then and then move towards the heart, और फिर ये हार्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ऐसे ब्लड वेसल्स को हम लोग नाम दिए हैं वेन्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेन्स। आगे बढ़ जाओ, मोस्टली वेन्स के अंदर से डीऑक्सी ब्लड मूव करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से निकलकर हार्ट की तरफ जो जाता है वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्ट एक एक ऐसा ब्लड वेसल है, एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो वहाँ पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पल्मोनरी वेन है। ओके, तो यहाँ लिख लोगे मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एक्सेप्ट यहाँ पे आप लिख लो पल्मोनरी वेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वॉल्स ऑफ वेन आर थिनर। वहां पे क्या था, थिक था, यहाँ थिन है। वहां पर भी इलास्टिक था, यहाँ भी इलास्टिक है, बट दिस इज लेस इलास्टिक। ठीक है, वो ज्यादा इलास्टिक था आर्टरी, ये थोड़ा कम इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ल्यूमेन इज ब्रॉड, तो इसका ल्यूमेन ब्रॉड है, क्यों, क्योंकि देखो जब दीवार जो होगी इसकी बाउंड्री पतली होगी तो ल्यूमेन बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रहा इसका ब्लड वेसल, एक ट्यूब बनाते हैं फिर से वैसे ही। इस बार इसकी जो बाउंड्री वाला जो मैं बना रहा हूँ, इसकी बाउंड्री पतली बनाते हैं बिल्कुल। वहां पर बाउंड्री मोटी बनाई थी मैंने, यहाँ पर बिल्कुल पतली सी बाउंड्री है, थिन बाउंड्री, देखो ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है ना, तो पतला सा बनाया। तो इसकी वजह से इसके अंदर का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन क्या हो गया है, बड़ा हो गया है इसका। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा हो गया है, इसका साइज चौड़ाई में ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा है, ब्रॉड है। ओके, तो ल्यूमेन ब्रॉड है, और इसीलिए जब यहाँ पे ल्यूमेन ब्रॉड होगा तो एरिया ज़्यादा होगा ल्यूमेन का। अब बताओ, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर उल्टा होता है, प्रेशर कम होगा, बिकॉज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आपका यहाँ पर ल्यूमेन का एरिया ज़्यादा है तो ल्यूमेन के अंदर प्रेशर क्या पड़ेगा, कम। इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इज लोअर इनसाइड वेन्स, इसका ब्लड प्रेशर लोअर होता है, समझ गए। ठीक है, और लास्ट देखो, वेल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट, तो क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है, इसलिए वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमको वेल्व थोड़ा समझना पड़ेगा, वेल्व्स क्या होता है, एक बार यहाँ तक कॉपी करिए फिर मैं वेल्व समझाता हूँ आपको। हो गया, चलो इसी में समझाता हूँ। देखो देखो वेल्व्स क्या होते हैं, देखो वेल्व्स आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो। बैक फ्लो का मतलब, जैसे मान लो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है,
मतलब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये मैं आगे गया, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, आगे गया और आगे आया और आगे आया। अब अगर मैं पीछे वापस गया, ऐसे में पीछे गया, तो ये है बैक फ्लो, पीछे की तरफ फ्लो, जहां से आया था वहां वापस जा रहा हूँ, फिर से मैं आगे आया, फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है मेरा, आगे आ रहा हूँ, मैं पीछे चला गया फिर से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर कम होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो ब्लड आगे जाता है और वापस से घूमकर पीछे आ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक फ्लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होगा ना तो खून का मूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर का नाम है वेल्व, ठीक है। तो मान लो मैं ब्लड हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ आगे आ रहा हूँ आगे आ रहा हूँ आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ गया, मैं आगे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं पीछे जाना चाहता हूँ, मेरा प्रेशर कम है इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर हाई होता तो मैं आगे बढ़ता रहता, बट क्योंकि मेरा प्रेशर कम है तो मैं पीछे जा सकता हूँ वापस। जैसे ही मैं पीछे जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से एक वेल्व नाम का स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये रास्ता बंद कर देगा पीछे का, पीछे एक दरवाजा होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, सोचो एक दरवाजा जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आगे निकला, यहाँ दरवाजा बंद, अब मैं चाह कर पीछे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा सकता, बात समझ में आ रहा है। तो वेल्व एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर है, गेट या दरवाजे की तरह स्ट्रक्चर है, डोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते वैसे, बट एक स्ट्रक्चर है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है बाई बाई क्लोजिंग इटसेल्फ, वो बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो मैं एक ब्लड वेसल बना रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, मैं एक ब्लड वेसल बना के आपको दिखाता हूँ, ये देखो, मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये बॉडी के निचले हिस्से से, लोअर साइड से ऊपर की तरफ ब्लड को लेके जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड का मूवमेंट दिखा दो फटाफट, ये देखो ब्लड ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ब्लड ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, मान लो मेरे किडनी से ब्लड ऊपर उठ के हार्ट में आ रहा है, तो ऑर्गन से होता हुआ हार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है देखो, ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, मान लो ऑर्गन का नाम किडनी है, किडनी से ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर उठ रहा है ऐसे ब्लड, तो नीचे से ग्रेविटी उसको खींच रही है और प्रेशर भी कम है इसके अंदर, तो हो सकता है कि ब्लड ऊपर उठते उठते वापस नीचे गिर जाए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए यहाँ पर किनारे किनारे पर, यहाँ पर किनारे किनारे पर, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो अभी ऐसे हैं, देखो अभी तो ऐसे हैं, लेकिन जैसे ही ये ब्लड ऊपर उठेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे बंद हो जाएंगे, ये ऐसे बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो जो खून ऊपर चला गया, जो खून यहाँ आ गया, वो यहीं रहेगा, नीचे नहीं जा सकता, रास्ता ही बंद हो गया, ठीक है। अगले सेकंड फिर से क्या होगा, यहाँ से कुछ खून ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए ये रास्ता फिर से ऐसे खुल जाएगा, फिर ये खून ऊपर जाएगा फिर से बंद हो जाएगा। तो ऐसे रास्ते में ना बहुत सारे बीच बीच में वेल्व्स लगे रहते हैं, जो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, इससे खून ऊपर की तरफ यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है, ठीक है। इतना अभी समझ के रखो, इतना बहुत है, यही वेल्व है। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया, दे आर कॉल्ड वेल्व्स। और ऐसी वेल्व्स की ज़रूरत वेन्स को पड़ती है, बिकॉज वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो लोअर होता है, और लोअर प्रेशर होने की वजह से वो बैक फ्लो कर सकता है, दैट्स वाई वेन्स हैव वेल्व्स, ठीक है। बट आर्टरीज का प्रेशर इमेजिन करो बहुत फास्ट है, आया फटाफट निकल गया ऐसे, उसको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आया सन से निकल गया, ठीक है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है यार वेल्व्स की, क्योंकि वो बैक फ्लो होने का चांस ही नहीं है उसमें, है ना। तो इसमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बट आर्टरीज में नहीं होते, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि वी फॉर वेल्व्स, वी फॉर वेन्स, ऐसे भी याद कर लो, वी से वेन्स, वी से वेल्व्स, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वी फॉर वेल्व्स, वेल्व्स कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ वेन्स में, वी फॉर वेन्स, वी फॉर वेल्व्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा था, क्या लिखा था, कंप्लीट कर लिया जाए। वेल्व्स आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, दे आर दे आर फाउंड इन veins but absent in arteries, ठीक है, आर्टरीज में एब्सेंट होती है। बस इतना कर लीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब चलते हैं कैपिलरीज की बात करते हैं। देखिए कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, पतला, सबसे पतला यही होता है, ठीक है। सेकंड देखो, दे आर मेड ऑफ स्क्वैमस, इसका जो सेल्स होता है ना, जैसे मान लो मैं कैपिलरी बनाऊँ, तो ये कैपिलरी है,
तो कैपिलरी के अंदर में जो सेल्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे सेल्स होते हैं, दीवारों पर सेल्स होते हैं। ऐसा आर्टरी में भी होता है वैसे तो, ठीक है, वहाँ भी वही सेम सेल होगा। सेल का क्या नाम है, ये सेल्स है ना यहाँ पे, इस सेल का क्या नाम है, तो इस सेल का नाम है सेल्स ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है। और स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी का एक और नाम भी है एंडोथीलियम, याद कर लेंगे, ठीक है। यही है, तो ये ब्लड वेसल है, इसकी दीवारों पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम के सेल्स। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आपने पीछे पढ़ा था, मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था कि ये एल्वेलाई है, और एल्वेलाई के ठीक नीचे यहाँ पर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती थी, याद करिए, यही तो है ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से कहाँ होगा, तो गैसेस का एक्सचेंज एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में होगा। याद आया, ये एल्वेलाई है, सिंगल होता है तो एल्वियोलस बोलते हैं, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे यूरिया का भी एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको, बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। साथ ही साथ बॉडी टिश्यूज के साथ भी आपने पढ़ा था कि ये जो आगे चलकर ये यहाँ से आगे मूव करते 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 किसी बॉडी टिश्यू के पास पहुँच जाएगी, याद करो, हमने ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप था, यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा था। तो ये सब क्या है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बॉडी टिश्यूज, है ना। ये बॉडी टिश्यूज के बीच भी एक्सचेंज करता है, मैंने एक्सचेंज दो जगह पर हो रहा है, एक तो एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरी के बीच, और एक इन दोनों के बीच, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये था बॉडी टिश्यूज वाला पार्ट। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस मतलब कैपिलरीज बनती कैसे हैं, तो इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, आइए फटाफट देखिए। क्या होता है कि बहुत बड़ी साइज की जो आर्टरी होती है, उसका एग्जांपल है एओर्टा। एओर्टा, अभी अभी एओर्टा भी आएगा, जब आप ह्यूमन हार्ट पढ़ोगे वहाँ पर दोबारा मिलेगा, तो अभी बस नाम सुनो एओर्टा। एओर्टा जो होता है, इसमें नेटवर्क या ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब इसकी ब्रांचेस बनते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस इनटू, ब्रांचेस इनटू या ब्रेक डाउन इनटू, ब्रेक्स इनटू ही बोल सकते हो आप, ठीक है, ब्रेक्स इनटू, टूट कर एरोटा के बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, उसमें से बहुत सारी आर्टरीज बनती है, ठीक है। तो इससे क्या बनती है, बहुत सारी आर्टरीज, आर्टरीज की भी ब्रेक डाउन होती है, वो भी टूटता है, ब्रेक्स इनटू आर्टेरियोल्स बनाता है। आर्टरी टूटता है तो क्या बनाता है, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स जब ब्रेक करते हैं तो इनसे, इनके ब्रेक करने से कैपिलरीज बनता है, ठीक है। जब आर्टेरियोल भी टूट जाते हैं तो ब्रेक करके क्या बनाता है, कैपिलरीज, ठीक है। और जब कैपिलरीज बन गए यहाँ पर, ये कैपिलरीज की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही कैपिलरीज जब ज्वाइन करते हैं, जब कैपिलरीज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज एक साथ मिल जाते हैं, जब बहुत सारे कैपिलरीज एक साथ मिल जाएंगे तो उनके मिलने से बनता है वेन्यूल्स। क्या बनता है, वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स के मिलने से, ज्वाइन करने से बनता है वेन्स, ठीक है। और वेन्स के ज्वाइन करने से बनता है वेना कावा। क्या बनता है, वेना कावा, ठीक है। वेन्यूल के ज्वाइन करने से बनता है वेना कावा। इस तरह से पूरा सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस है, डायग्राम के साथ अलग रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पर। अब देखो हार्ट है, तो हार्ट का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हार्ट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी का, ठीक है। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में और भी अच्छे से, फिलहाल अभी के लिए हार्ट क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हार्ट यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बने हैं, है ना, यहाँ से ब्लड बाहर और निकलता है और अंदर भी आता है, तो कुछ ब्लड अंदर आता है, कुछ ब्लड बाहर निकलता है, पंप होता रहता है, ठीक है। तो देखो हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही बात है। शेप कैसा है हार्ट का, तो देखो इसका जो हार्ट का शेप है थोड़ा सा कॉनिकल है, ठीक है, कॉनिकल शेप है। लोकेटेड कैसा है, तो लोकेशन इसका है बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में। जैसे मान लो हम बोले कि, मैं बोलूँ कि अगर मान लो ये इंसान है,
अब ये इस इंसान का यहाँ पे लंग्स, एक लंग्स यहाँ, एक लंग्स यहाँ, एक लंग्स यहाँ, एक लंग्स यहाँ है, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, वैसे बहुत सारे नाम है, मेडियास्टिनम एक नाम है, ठीक है, बट नाम नहीं पढ़ना आपको, आप बस समझो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ पर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका छोटा सा दिल है, ठीक है, यहाँ पर इसका हार्ट है, ओके। तो बिटवीन टू लंग्स, ओके। और देखो चेम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, तो हार्ट को अगर मैं बॉक्स के रूप में बनाऊं, जैसे हार्ट अगर मान लो ये हार्ट है, या उसको अगर हम ऐसे बना दें, मान लो मैं बोलूँ कि इसी हार्ट को अगर मैं बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करूँ, तो इसके अंदर ये देखो इस तरह का शेप होता है ऐसे, लाइक ऊपर का जो एरिया, दिस इज राइट एट्रियम, ये वाला, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट साइड का। अब इसके राइट साइड में यही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा राइट साइड ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा राइट साइड कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा ये राइट साइड ये है, सॉरी। तो अगर मैं राइट साइड खड़ा हूँ, अगर मैं आपकी तरह मैं अगर बोर्ड को देख रहा हूँ, तो मेरा राइट साइड इस तरफ आएगा, है ना, लेफ्ट साइड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ, ठीक है, इस ओरिएंटेशन में हूँ, तो राइट साइड किस तरफ है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, बात समझ में आ रही है। अगर घूम जाओगे और ऐसे पढ़ रहे हो, तब राइट आपको इधर मिलेगा, ठीक है, लेकिन हार्ट तो इधर है ना, तो यहाँ पर राइट किस तरफ होगा, इधर ही ना होगा, इस तरफ वाला राइट होगा, इस तरफ वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। उस हिसाब से बनाया है जैसे अपनी बॉडी के अंदर होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, राइट। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसका नाम क्या है, राइट एट्रियम, मैं नाम लिखवा दूंगा बाद में आपको अभी, ठीक है, अभी बस शॉर्ट में लिख लो, और ये अभी लिख लो बस, आगे अभी काम आएगा सब, ठीक है। तो रा ला, ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही दिस इज राइट वेंट्रिकल, तो ये भी क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। तो यही सब है। अब यहाँ पर आ रही मतलब, मैं लिख देता हूँ, राइट एट्रियम। अब चाहे कहीं कहीं इसको ऑरिकल भी लिखा होता, हालांकि ऑरिकल और एट्रियम में थोड़ा सा फर्क होता है, बट अभी अभी आपके लिए एक ही है, ठीक है। आर ए, ऐसे ही मान लो मैं लिखूँ एल ए, क्या लिखोगे, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल। ऐसे ही मैं लिखूँ आर वी, तो क्या लिखोगे, राइट वेंट्रिकल, और एल वी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सब है। तो कितने चेम्बर हो गए देखो, 1 2 3 4, दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल है, यानी 4 चेम्बर है। तो अगर आप नंबर ऑफ चेम्बर आपसे पूछा जाए, तो आप बोलोगे 4 चेम्बर्स हैं, जिसमें दो चेम्बर बड़े साइज के हैं, मतलब दो एट्रियम है। तो दो एट्रियम को मैं लिखते हैं एट्रिया, प्लूरल है, सिंगल है तो एट्रियम, ठीक है, और प्लूरल है तो एट्रिया। सिंगल है तो एट्रियम, प्लूरल है तो एट्रिया, और दो वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब दो एट्रिया में कौन कौन सा हो गया, तो आप लिख चुके हो नाम, आर ए और एल ए। इसमें आर वी एल वी, अच्छा कौन सा बड़े साइज का है, तो वेंट्रिकल्स लार्जर है, और एट्रिया स्मॉलर है, ठीक है, ये स्मॉलर है, यही है, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के, वो थिक होते हैं, कैसे होते हैं, लिख लो यहाँ पर, थिक वॉल्स। इनकी दीवारें, वॉल्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और इसके वॉल्स कैसे होते हैं, थिन वॉल। ऐसा क्यों है, क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है, पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसलिए, ठीक है। तो ये था। अब बाकी देखो फटाफट इसको भी देख लिया, साइज कैसा होता है। देखो साइज देखो, जैसे हमारा फिस्ट है, ये फिस्ट है, किसी को आप, किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको एक घुसा खींच के मारोगे, तो जो घुसा मार रहे हो ऐसे मुट्ठी बांध के इस तरह से, तो ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, फिस्ट, ठीक है। तो फिस्ट, फिस्ट के साइज का होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी होते हैं यार, तो 1 मिनट में आप 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज, ठीक है। बट ऐसे लिख सकते हो 72 से लेकर 75 भी चलता है पर मिनट, हार्ट बीट्स 1 मिनट में इतनी बार हार्ट धड़कता है, ठीक है। वेल्व्स तो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, वेल्व्स जो होता है यहाँ पे कौन कौन सा होता है, तो वेल्व्स को मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे दो तरह के वेल्व्स होते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, चलो मैं लिखता हूँ। तो वेल्व्स यहाँ पर कुछ वेल्व्स के नाम मैं लिख रहा हूँ। जैसे एक वेल्व होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व। एक होता है नंबर वन, नंबर टू बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड, ठीक है। तो इसको मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, अभी बस नाम लिख लो। ऐसे ही तीसरा एक होता है सेमी लूनर वेल्व, नंबर वन, और एक होता है सेमी लूनर वेल्व नंबर टू। इसे कुछ और भी नाम होते हैं, बट अभी के लिए इतना सफिशियंट है, इतना आप कॉपी करिए। कर लिए, चलिए। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हार्ट। अब हार्ट का जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो लोकेशंस को, आप एक बार ट्रैक कर सकते हो फटाफट, 2 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे को ये रहा राइट एट्रियम, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ होता है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ऐसे ही और अगर देखोगे तो यहाँ देखो वेना केवा भी मैंने आपको बताया है, वेना केवा का नाम लिया है बस, अभी कहाँ होता है मैंने भी नेक्स्ट क्लास में क्लियर रखा है, अभी नहीं बताया हूँ। पल्मोनरी आर्टरी का भी नाम लिया है, वेन का भी नाम लिया है, वो भी यहाँ होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दीवार होती है जो राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करती है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला, सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला। यहाँ भी वेना कावा है, यहाँ भी वेना कावा है, तो वेना कावा पढ़ेंगे हम लोग, अभी बाकी है सब, ठीक है। तो अभी बस अभी एक आइडिया ले लो कि क्या क्या हो रहा है। एरो भी आपको समझ में आएगा, बट वो नेक्स्ट क्लास में जब सर्कुलेशन पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर करते हैं इसको स्टॉप, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।